चलिए अब स्टार्ट करते हैं अदर टर्म्स, अदर बिजनेस टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अदर्स में आती है इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगे, बिल्कुल पूछी जा सकती है सर, और बहुत अच्छी अच्छी टर्म्स है। लेट्स बिगिन। एक्विजिशन क्या होता है? When one organization takes over the other organization and control its all business operations is called acquisitions, है ना। क्या एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल को एक्वायर कर लिया, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल को एक्वायर कर लिया, यानी अब वो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही है। दैट मीन्स एक्विजिशन। इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर्स द वीकर वन, और नॉर्मली ऐसे ही होता है, इसी को एक्विजिशन कहा जाता है। जब बड़ी फाइनेंशियली रिच कंपनी किसी स्मॉल कंपनी को या वीक कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, उसको हम बोलते हैं एक्विजिशन। अगली टर्म आती है हमारी बॉटम लाइन। क्या होता है? बॉटम लाइन का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। वो क्या होता है? प्रॉफिट यार, सिंपल सी बात है। देखो कोई भी बिजनेस प्रपोजल आता है क्या बोलते हो? बॉटम लाइन क्या, ये बताओ, मतलब प्रॉफिट कितना मिलेगा वो बताओ, है ना। तो उसको हम बोलते हैं बॉटम लाइन। द फॉर्म्स इनकम आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू इज कॉल्ड बॉटम लाइन। बीसीके में हम बोलते हैं प्रॉफिट को बॉटम लाइन बोलते हैं। तो भैया अल्टीमेटली क्या बचने वाला है वो बताओ मुझे। तो नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशन बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको शायद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड चैप्टर पूरा इसी पर बेस्ड है ना। फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेट ऑफ ऑल वेरिएबल्स एक्सटर्नल टू दी फर्म, यानी सारे वो वेरिएबल जो बिजनेस फर्म के एक्सटर्नल होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? डिसीजन मेकिंग को, है ना। उसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर नेक्स्ट आता है बिजनेस फैसिलिटेटर। किसको कहा जाता है? बिजनेस फैसिलिटेटर वो होते हैं, अरे कहाँ पढ़ा है हमने? ये पढ़ा है हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जो बिजनेस को सेटअप करने में, ऑपरेट करने में और एग्जिट करने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर्स। ठीक है, याद है इंक्यूबेटर, याद है बिजनेस फैसिलिटेटर में किया था हमने चैप्टर 4 में, करेक्ट। फिर आता है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? देखो कॉर्पोरेट फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म जो आइज ऑफ लॉ में, जिसमें बिजनेस एंटिटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, यानी कि ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कानून की नजरों में, लॉ की नजरों में बिजनेस और बिजनेस के ओनर्स की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी यार, सिंपल, ठीक है। बैंकरप्सी किसको बोलते हैं? बैंकरप्सी दिवालिया हो जाना। इसको अगर लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करें तो बैंकरप्सी का मतलब होता है इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी, यानी जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने खर्चे पे नहीं कर पाती है, आउट ऑफ इट्स रेवेन्यू, है ना, अब भैया उसकी हालत खराब हो चुकी है, इकोनॉमी की इंसॉल्वेंट हो चुकी है, लायबिलिटीज आर नॉट एबल टू पे आउट, जो हमारे पास अवेलेबल एसेट्स हैं उससे सारी लायबिलिटीज पे आउट नहीं की जा सकते हैं, तो उसको हम इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, और देसी भाषा में उसको बोलते हैं बैंकरप्सी, दिवालिया। ठीक है, जहां पर पर्सन के एसेट्स को लिक्विडेट किया जाता है, यानी बेच दिया जाता है, और जो लायबिलिटीज होती हैं उसको पे आउट कर दिया जाता है। कौन पे करता है? बैंकरप्सी का ट्रस्टी या फिर कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, उसको बोलते हैं बैंकरप्सी। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किसको बोलते हैं? ये एक अच्छा टॉपिक है, इस पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? इट इज ए सिस्टम ऑफ ओवरसीइंग। ओवरसीइंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से देखना भाई। किसको देखना भाई? अफेयर्स ऑफ, अरे अरे अरे, अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेशन, पूरा वर्ड सुनो यार, है ना। ओवरसीइंग द अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेशन टू एंश्योर दैट दे आर कंडक्टेड इन एन एथिकल मैनर एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, यानी कि जो कॉर्पोरेशन के काम काज है वो एथिकल मैनर में किए जा रहे हैं और एज पर लॉ किए जा रहे हैं। इस चीज को देखने को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा जाता है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जो अपॉइंट करते हैं, ओवरसी करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं मैनेजमेंट टीम को। इंडिपेंडेंट ऑडिट भी आप अपॉइंट कर सकते हो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करेगा, यानी चेक करेगा। या फिर रिपोर्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट्स लाइक स्टॉक एक्सचेंज एंड बिजनेस मीडिया, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि इन सब के थ्रू कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के थ्रू, या ऐसा मैकेनिज्म जिसके द्वारा स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म आपको इवैल्यूएट करता है और कॉर्पोरेशन के ओवर और अफेयर्स को ओवरसी करता है। दीज ऑल आर कॉल्ड, मीन्स ओवरसीइंग इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? जहां कॉमर्स के अंदर में इंटरनेट कूद जाए भाई, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस को करना, मोबाइल्स के थ्रू करना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स।
It broadly refers to as the internet and mobile telephony based applications फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एंड कॉमर्स। आजकल आपने देखा होगा कि अकाउंट्स मेंटेन करने की भी ऐप आ गई है, डेट्स को मेंटेन करने की भी ऐप आ गई है ना। आप बिजनेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप वेबसाइट्स के थ्रू काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर सकते हो। तो दीज आर मतलब जो कॉमर्स हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। क्या होती है? देखिए, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे या आप जब प्रैक्टिस करेंगे, यानी मीन ट्रेनिंग करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि आजकल जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड होते हैं सर। अपलोड, जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं अपलोड करना, आपने अपने फॉर्म को भी अपलोड किया होगा, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया होगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इज ए सिस्टम ऑफ फाइलिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट एंड अदर्स इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली ये सारी इंफॉर्मेशन को फाइल कर रहे हैं रेगुलेटर्स के पास, गवर्नमेंट के पास, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, राइट। इनकम टैक्स रिटर्न भी तो ई फाइल होती है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है। ग्लोबलाइजेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड द इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को, राइट। चलिए, गुडविल क्या होती है? अरे भाई, ये तो बहुत आसान है, इसलिए अकाउंट्स में बहुत पढ़ा है हमने गुडविल के बारे में। यहाँ थोड़ी सी बात चेंज है, जरा समझ लीजिए। गुडविल अकाउंटिंग इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंपनी पेज एंड व्हेन इट बाइज द एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी एंड द बुक वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स। अरे ये क्या मतलब है? मान लीजिए कि एक कंपनी को खरीदा आपने, उस कंपनी की जो एसेट थी वो थी 10 लाख रुपए की, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और उस कंपनी की लायबिलिटीज थी लेट्स सपोज 7 लाख रुपीज़ की, और आपने उसको जो पेमेंट करी है वो करी है 5 लाख रुपए की कंपनी को एक्वायर करने की, ठीक है। तो क्या यहाँ गुडविल है? हाँ, गुडविल है। कैसे? 10 लाख की आपने एसेट एक्वायर करी, 7 लाख की लायबिलिटीज, तो नेट बुक वैल्यू कितनी थी? 3 लाख। कायदे से आपको कितना पे करना चाहिए था? 3 लाख, लेकिन आपने पे कितना किया? 5 लाख। तो यानी आपने एक्स्ट्रा पे किया। कितना एक्स्ट्रा पे किया? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो आप? बिकॉज ऑफ गुडविल। तो ये बात समझ आ गई, व्हाट ए कंपनी पेज when it buy the assets of another company and the book value of those assets, तो उसको हम बोलते हैं गुडविल। नेक्स्ट पर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। किसको कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है बेसिक फैसिलिटीज लाइक बिल्डिंग, रोड्स, पावर सप्लाई, है ना, जिस नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ ए सोसाइटी और एंटरप्राइज। किसी भी फर्म को चलाने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं उसको बेसिकली हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और जैसे अगर हम फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसका मतलब फर्म की जो फैक्ट्रीज हैं, फर्म के जो ऑफिसेज हैं, फर्म के जो वेयर हाउसेज हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। लो जी, फिर से आगे लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ईजिंग द गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर द प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटी, है ना। जहाँ पर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटी पर कम कर देती है, उनको छूट दे देती है, उसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। और यहाँ कुछ बातें लिखी हुई है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई चैप्टर 4 में, फिर से पढ़ लेते हैं एक बारी। लिबरलाइजेशन इज वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 चीजें आई थी, कौन कौन सी? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। तो उसको एक पिलर मानते हैं लिबरलाइजेशन को, ठीक है। इसको एनईपी भी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, इसको एलपीजी भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और कुछ लोग इसको जीपीएल भी बोलते हैं, ठीक है, उल्टा, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट आता है जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सी इंटर के अंदर में पूरा चैप्टर है बेटा, समझ लीजिए इसको क्या मतलब होता है। जॉइंट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स 2 और मोर प्रोडक्ट्स सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन यूजली रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। यानी कि एक आपने एक मशीन के अंदर में मान लीजिए बहुत सारा रॉ मटेरियल डाला और वहां से 1, 2 और 3 प्रोडक्ट निकल रहे हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि मेन प्रोडक्ट कौन सा है, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला। तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट। बात समझ आ गई? दोबारा समझो, 2 और मोर प्रोडक्ट्स सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन। देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, इसके अंदर में रॉ मटेरियल आपने डाला था, अब रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग होने का 3 प्रोडक्ट निकले, ठीक है। इनको ठीक है फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी बेचने के लिए, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है। Each product being in such a proportion that no single product can be designated as major product, कि आप किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट नहीं कह सकते। तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे ऑयल होता है ना, कच्चा तेल, उसमें से गैसोलीन निकलता है, फ्यूल निकलता है, लुब्रिकेंट्स, पैराफिन, कोल तार, एसफॉल्ट, केरोसिन, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट। तो सर बाय प्रोडक्ट क्या होता है? फिर बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम मटेरियल discarded in a main process or from the
production of the some major products where the material value is to be considered at the time of severance from the main product। मान लो यहां से एक और प्रोडक्ट निकलता है, चौथा प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, आप कह सकते हो वेस्ट, लेकिन उस वेस्ट की कुछ मार्केट वैल्यू है भाई चौथा प्रोडक्ट निकला जिसको हम बोलते हैं वेस्ट निकला, कबाड़ निकला, है ना, लेकिन उसकी थोड़ी सी वैल्यू है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं बिक जाता है, कहीं ना कहीं काम आ जाता है, तो उस प्रोडक्ट को जिसकी मार्केट वैल्यू कम होती है इनके कंपैरिजन में, वी कॉल इट एज बाय प्रोडक्ट। और दोस्त पर आप बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हो सेंटर के अंदर में, तो वहां आप इसको सेपरेशन करना, वैल्यूएशन करना, सब आप सेंटर में सीखेंगे। अभी समझ आ गया, मतलब जिनकी बराबर वैल्यू होती है उसको जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं, और ऐसा वेस्ट जिसकी बहुत लिमिटेड वैल्यू होती है, यूजलेस होता है, जो बहुत ना के बराबर बस कुछ वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं लॉजिस्टिक। किसको बोलते हैं? लॉजिस्टिक का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। बेसिकली हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, बीसी के इज इलेक्ट्रिक, है ना, बीसी के इज वास्ट, वहां पर हमने पढ़ा था लॉजिस्टिक टर्म को, और ये शब्द हमने मिलिट्री से लिया था, याद आ गया? हाँ, मैंने वहां भी बताया था लॉजिस्टिक का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। देखो ये आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री, अब यहां पर आप सामान लेकर आ रहे हो, रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हो, तो आपकी कंपनी में आ रहा है, इनकमिंग हो रही है ना, तो इसको बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक, इनबाउंड लॉजिस्टिक। और जब रॉ मटेरियल आपका फिनिश गुड्स में तैयार हो जाएगा और जब मार्केट में जाएगा, तो आप इसको यहां से जो ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग यूज होगी उसको हम बोलेंगे आउट बाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है। द कमर्शियल एक्टिविटी इंप्लाइंग मूविंग ऑफ सप्लाईज, मूविंग ऑफ सप्लाई मतलब ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन फैसिलिटीज लाइक वेयर हाउसिंग, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, रेस्पेक्टिव मार्केट्स तक, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। अब इनबाउंड लॉजिस्टिक मैंने अभी समझाया, मूवमेंट ऑफ इनपुट्स, एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ आउटपुट, है ना, रॉ मटेरियल आ रहा है आपकी फैक्ट्री में, उसको हम बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक, यानी कि उसमें जो मूवमेंट होती है इनपुट्स के, उसको इनबाउंड लॉजिस्टिक बोलते हैं। और जब वो आउटपुट बन के तैयार होकर बाहर मार्केट में जाता है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग होती है उसको हम बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। मर्जर क्या होता है? मर्जर का मतलब होता है लव मैरिज। When two or more companies come together to increase their strength and financially gains along with breaking of trade barriers in a newly created entity is called merger। जब दो कंपनियों को लगता है कि भैया अब हमें एक कंपनी बन जाना चाहिए, इससे दोनों को फायदा होगा, दोनों में सिनर्जी इंपैक्ट आएगा, है ना, जस्ट लाइक लव मैरिज। जब दो लोगों को लगता है कि हमें मैरिज कर लेनी चाहिए, हम दोनों की लाइफ अच्छी हो जाएगी, है ना, बेटरमेंट के लिए, तो यहाँ कंपनियां जब इकट्ठी एक हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं मर्जर, है ना, मर जाना बोलते हैं, मैं तेरे पे मर गया, सेम चीज यहाँ पर है, मर्जर। मिशन और विजन यार बहुत बहुत डिस्कस किया चैप्टर 3 में, हर कंपनी में मिशन था, ठीक है, पढ़ लो जरा। अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, हु वी आर एंड व्हाट वी डू, हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं मिशन। मिशन स्टेटमेंट बेसिकली डिस्क्राइब करती है प्रेजेंट कैपेबिलिटी क्या है, कस्टमर फोकस क्या है, एक्टिविटीज क्या है, बिजनेस मेकअप क्या है। मतलब विजन लॉन्ग टर्म होता है, मिशन शॉर्ट टर्म होता है, राइट। विजन लॉन्ग टर्म में हम कैसे देखेंगे और उसके लिए आज हम क्या कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिशन, राइट। अब होल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है भैया? होल लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड पॉलिसी ओनर। ऑब्वियसली यार इंश्योरेंस तो दोनों के बीच में होता है, कंपनी जो इंश्योरेंस कर रही है और पॉलिसी ओनर। इसमें होता क्या है, दैट द इंश्योरर विल पे द सम ऑफ मनी ऑन द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट मेंशन इन द पॉलिसी टू द इंश्योर्ड। भैया जो भी प्रीमियम डिसाइड हुआ प्रीमियम पे करेगा, और अगर कोई घटना घटित होती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरर है, वो उसके बदले में पैसा देगा, सिंपल एज सच। पेस्टल एनालिसिस क्या होता है? अरे भाई पेस्टल निमोनिक, निमोनिक का मतलब होता है शॉर्टकट। अरे वाह क्या शॉर्टकट है? P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल, E फॉर एनवायरमेंटल। बेसिकली ये हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा था, जो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है उसको हम पेस्टल एनालिसिस बोलते हैं। यानी कि इसमें ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, और इन सबको हमने वर्ड को जोड़ दिया PESTLE, इसका नाम हमने दिया पेस्टल एनालिसिस, तो शॉर्ट फॉर्म है पेस्टल की, ठीक है, गॉट इट। प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जहां पर इन दी आइज ऑफ लॉ ना आप ऑनर को और बिजनेस को अलग अलग नहीं मानते, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। अभी आपने पढ़ा था मेरे साथ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर दोनों को एक माना जाता है, सॉरी दोनों को अलग अलग माना जाता है।
बिजनेस करने वाले को और उसके बिजनेस को, दोनों को अलग अलग माना जाता है। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोप्राइटरी में अलग नहीं माना जाता। देखो, लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द बिजनेस एज ए सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। ऑनर से अलग नहीं माना जाता, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं माना जाता और पार्टनरशिप में नहीं माना जाता, दोनों को अलग अलग नहीं माना जाता। तो इन दोनों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लो जी, प्राइवेटाइजेशन भी आ गया। प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग विद द स्टेट ऑनरशिप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, हमने डिटेल में पढ़ा था, आपको याद है प्राइवेटाइजेशन का? डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, याद आया? डिस्प्लेसमेंट, डेलीगेशन, 4 तरीके होते हैं, है ना, प्राइवेटाइजेशन करने के, याद आया? हाँ जी, कौन कौन सा था? डिसइन्वेस्टमेंट था, डाइवेस्टमेंट था, डिस्प्लेसमेंट था और डेलीगेशन था। पढ़ चुके हो आप इसको? पढ़ चुके हो? कहाँ पर पढ़ा था? चैप्टर 4 में पढ़ा था यार, भूल गए? अरे वाह, दोबारा से पढ़ लो अच्छे से। प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग विद द स्टेट ऑनरशिप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, वन वे ऑफ डूइंग दिस कुड बी बाय वे ऑफ लिस्टिंग द शेयर्स। आप शेयर्स को लिस्ट कर सकते हो, शेयर को बेच सकते हो, पूरी कंपनी बेच सकते हो, बहुत तरीके प्राइवेटाइज करने के। चारों पढ़ लिए थे हमने। रिटर्न और रिस्क का क्या होता है? देखो, रिटर्न का मतलब होता है आप वापसी क्या ले रहे हो, रिस्क का मतलब क्या होता है? नॉन और पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस इज कॉल्ड रिस्क। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है ना, उसको हम लोग रिस्क बोलते हैं। हमारी जो उम्मीदें होती है पूरी नहीं होती हैं या खरी नहीं उतरती, उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क। अरे भाई, है ना। रिटर्न क्या था? उसके बदले में जो हमें वापसी मिलता है, प्रॉफिट। अच्छा, कई बार हम बोलते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। अरे ऐसा भी होता है क्या, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट? हाँ, होता है। इफ ए पर्सन डिपॉजिट saving in a saving bank account of recurring deposit account or a fixed deposit account of a bank, the returns are almost assured। जब आप बैंक में एफडी कराते हो, आरडी कराते हो, तो उसमें क्या रिस्क होता है? कुछ भी नहीं, लेकिन रिटर्न पक्का होती है, कुछ ना कुछ एश्योर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो उसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो रिस्क होता है, तो जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। इसलिए हम चाहते हैं कि भैया रिस्क जो है ना, वो हमारे रिटर्न के कमेंसुरेट होना चाहिए, उसके कम से कम बराबर होना चाहिए। रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न ज़्यादा, रिस्क कम तो रिटर्न कम होनी चाहिए, है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम लोग इनकम के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर जो होते हैं, लाइक सोशल इक्विटी और इकोलॉजिकल बैलेंस, उसमें भी डेवलप करें। समझ गए मेरी बात? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ब्रॉडर मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। देखो, किसी कंट्री की अगर खाली इनकम बढ़ रही है लेकिन सोशल इक्विटी नहीं बढ़ रही है, इकोलॉजिकल बैलेंस अच्छा नहीं हो रहा, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहा जाता। तो हम कहते हैं इकोनॉमिकली ढंग से नहीं चल पा रही है, क्योंकि इसमें तीनों का होना जरूरी है। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग ट्रिपल बॉटम लाइन भी बोलते हैं, प्रॉफिट, प्लैनेट एंड पीपल। प्रॉफिट, प्लैनेट एंड पीपल, ये भी एक बार दोबारा टर्म आएगी, ट्रिपल बॉटम लाइन। ठीक है, प्रॉफिट मतलब जो यहाँ पर बात करें इनकम की, प्लैनेट की बात और पीपल की बात, यानी सोशल इक्विटी, राइट। उन तीनों को हम लोग, इसको नॉर्मली हम लोग ट्रिपल बॉटम लाइन भी कहते हैं, यानी तीनों का एक साथ डेवलपमेंट होना। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? भैया आप किसी टाइम पीरियड के लिए जो इंश्योरेंस कराते हैं उसको टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। विच प्रोवाइड्स नो डिफरेंस टू द इंश्योर्ड इंडिविजुअल एक्सक्लूडिंग, यानी कि आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ अगर आपको कोई लॉस होता है ड्यूरिंग दैट पीरियड तो आपको उसका हर्जाना मिलता है, मतलब उसका मुआवजा मिलता है। अदरवाइज इस इंश्योरेंस में आपको कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं मिलता। लाइक मेडिक्लेम, मेडिक्लेम में आप पेमेंट करते हो, ठीक है, 1 साल के लिए करते हो, उसके में भगवान ना करे कोई लॉस हो जाए फिजिकली तो उसमें पैसा मिलता है, लेकिन 1 साल बीत जाए और आपको कोई नुकसान नहीं होता तो आपको उसके बदले में एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता। प्रीमियम गए हो, डूब गए हो, डूबना नहीं है, फायदा होता है भाई, मेडिक्लेम करा लेना चाहिए। ठीक है, एंड थस बिकम्स नल अपॉन इट्स एक्सपायरेशन, मतलब जब ये टर्म पीरियड खत्म हो जाता है तो वो इंश्योरेंस खत्म, एंड। ठीक है, विजन क्या होता है? अरे भाई, लॉन्ग टर्म रोड मैप, द रोड मैप ऑफ ए कंपनीज फ्यूचर। अरे वाह, उसको बोलते हैं विजन, कि भैया हम क्या क्या, हमारी टेक्नोलॉजी कैसे होगी, हमारे कस्टमर फोकस क्या होगा, जियोग्राफिकली हम कहाँ कहाँ पर हमारी कंपनियां माल बेच रही होंगी, हमारी प्रोडक्ट मार्केट क्या होगी, हमारी कैपेबिलिटी क्या है ना, हमारी कंपनी किस तरीके की होगी, वॉट एवर। तो रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर इज कॉल्ड विजन। चलिए नेक्स्ट पर आता है ट्रिपल बॉटम लाइन। अभी मैंने बताया था आपको प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तीनों चीजें थी ना, उसी को हम टीबीएल बोलते हैं, ट्रिपल बॉटम लाइन, यानी यहाँ पर तीनों चीजों पर फोकस होता है। नंबर 1 प्रॉफिट पर, नंबर 2 पीपल पर, नंबर 3 प्लैनेट पर। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन आती है टर्न अराउंड, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। टर्न अराउंड का मतलब होता है फाइनेंशियल रिकवरी ऑफ ए कंपनी दैट हैज बीन परफॉर्मिंग पुअरली वेल फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको। डेल कंपनी का नाम आपने सुना है?
डेल कंपनी ना अपने सारे जो लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर्स इंडिया में जो है ना अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेचती थी। डेल को एक बार ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई यार हम इनके थ्रू क्यों बेच रहे हैं, क्यों ना हम अपने आउटलेट खोलते हैं। अरे वाह, अपने आउटलेट खोलते हैं, हम उस पर अपना माल बेचेंगे, एक्सक्लूसिवली हमारा माल। यस, इससे क्या होगा, जो डीलर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स उनका कमीशन बचेगा, हम सस्ते रेट पर माल बेच पाएंगे और हमारी मार्केट यार जबरदस्त हो जाएगी। कंपनी ने स्ट्रैटेजी बनाई, यस गुड स्ट्रैटेजी। लेकिन हुआ क्या, एक साल के बाद में कंपनी का बैंड बच गया भाई। उनकी परफॉर्मेंस ये देखो, परफॉर्मिंग पुअरली एक्सटेंडेड टाइम, एक साल तक उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन जाती गई। क्यों भाई, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर लैपटॉप खरीदते हैं तो कंपैरिजन जरूर करते हैं बाकी लैपटॉप कंप्यूटर से दूसरी कंपनी के, कि उसमें क्या खास बात है, इसमें क्या खास बात है, उसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है। अब आप केवल डेल के एक्सक्लूसिव शोरूम में जा रहे हो तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस वजह से उसकी सेल डाउन होती जा रही थी, तो कंपनी ने टर्न अराउंड लिया, यानी कि वापसी फिर से आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, भैया आप ही माल बेचो, हमारी बस की नहीं है ऐसे माल बेचना। तो ऐसी स्ट्रैटेजी को टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ऐसी स्ट्रैटेजी को हम टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और ये आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ोगे सी इंटर में, स्ट्रैटेजीज बनाना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।